ध्यान से सुनना, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और इसमें ध्यान है हम छोड़ते थे 4-5 लाइन, फिर हम क्या लिखते थे बता सकते हैं कोई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर किसी को ध्यान है इसमें CACL के लिए 3-4 लाइन छोड़ते थे, फिर क्या लिखते थे? कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स पेड, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स पेड, फिर हम इसमें से माइनस करते थे टैक्स पेड, तो आता था हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और यहां पे प्लस होता था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। और अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स होता है ना, तो यहां से उसको हटा के दिखाते थे रिफंड ऑफ टैक्स। ये जो आप माइनस करोगे ना, इसमें टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स, हटा के नेट टैक्स पेड आता है यहां पर, देख लो, ये इनके अलावा कुछ नहीं आता है इसमें। और उसके बाद हम क्या करते थे, कोई बोल सकते हैं? बोलो भाई बोलो, कोई बता दो क्या आता था उसके बाद, ध्यान है किसी को? उसके बाद क्या आता था? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें 4-5 लाइन छोड़ के हम क्या लिखते थे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और मैं आपको बता दूं, देखो बहुत ही इजी, बहुत ही शॉर्ट में, इन्वेस्टिंग में ध्यान है किसी को क्या आता था? कोई बता सकते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, इसमें एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और एक इंटेंजिबल असेट, वो होता ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, वो क्वेश्चन में आते नहीं है। बस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदी बेची, इंटेंजिबल असेट खरीदी बेची या रिटर्न ऑफ। और फाइनेंसिंग में ध्यान है किसी को क्या आता था? शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और कुछ नहीं। शेयर इशू करोगे पैसा आएगा, शेयर्स कम हो रहे हैं पेमेंट, लोन लिया पैसा आएगा, लोन का पेमेंट पैसा गया, लोन लिया पैसा आएगा, लोन कम हो रहा है तो पेमेंट। और शेयर्स को हम क्या देते हैं? डिविडेंड, और लोन पे हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन, मोटा मोटा। और ये दोनों एनपी में ऐड होते हैं, एनपी में ऐड, डिविडेंड तो नोट में, इंटरेस्ट एडजस्टमेंट में। और यहां पर एक आता था आपका, किसी को ध्यान है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज और सेल, और इनकम ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और लोन्स एंड एडवांसेस। ध्यान है किसी को? लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिए या फिर दिए हुए लोन का पैसा वापस। ये कौन से लोन है? जो असेट में होते हैं। फाइनेंसिंग में कौन से लोन आते हैं? जो लायबिलिटी में होते हैं। लायबिलिटी में लोन है वो बढ़ रहा है मतलब आपने और लोन लिया, और लायबिलिटी में लोन कम हो रहा है मतलब आपने लोन का पेमेंट कर दिया। असेट में अगर लोन दे रखा है मतलब आपने लोन दे रखा है, वो बढ़ रहा है मतलब आप और लोन दे रहे हो, तो उससे पैसा कम होगा। और असेट में जो लोन होता है अगर वो कम हो रहा है मतलब पैसा वापस आ गया, तो इन्वेस्टिंग में। और इन्वेस्टमेंट की जो इनकम होती है वो भी इन्वेस्टिंग में आएगी। और लोन एंड एडवांसेस पे अगर कोई इंटरेस्ट मिल जाए आपको तो इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, वो भी इन्वेस्टिंग में आएगा। आपने लोन में पैसे इन्वेस्ट कर दिया, वहां से इंटरेस्ट आया, इन्वेस्टमेंट से सब इधर। और ये जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट होती है ना, इसको ऊपर एनपी में से माइनस करते हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग का पार्ट होती है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, ध्यान से सुनना। देखो छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट्स पढ़ूंगा सारे, एंड में बची हुई चीजें देखूंगा। देखो सबसे ज्यादा पॉइंट बता दूं आपको, सबसे ज्यादा आने वाला पॉइंट प्रोविजन फॉर टैक्स और एक मशीन का, प्रोविजन फॉर टैक्स और एक मशीन का, और एक डिबेंचर्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स, मशीन, और एक आपका डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, एक इंटरिम डिविडेंड, एक प्रपोज डिविडेंड। इसके अलावा आपको कोई पॉइंट मिल जाए बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, कोई एक आध मिल जाए तो मिल जाए, यही आते हैं बस खाली। सबसे पहले देखो टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ये मुझे लगता है सबको आता होगा। जब भी टैक्स के लिए कुछ लिखा होता है तो उसका अकाउंट बना दो। तो देखो ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दे रखा है, और मुझे लगता है शायद ये प्रीवियस ईयर था और ये करंट ईयर है। देखो यही है ना, ऊपर देख लो प्रीवियस ईयर कौन सा है, हमेशा ध्यान रखना, ये रहा 22-23 PY/CY। बना सकते हो अपने आप प्रोविजन फॉर टैक्स का। अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं होता नीचे तो मैं क्या करता पता है आपको? करंट ईयर का मैं नेट प्रॉफिट में ऐड करवा देता आपको नोट में,
और लास्ट ईयर का मैं इस साल पे करवा देता ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में टैक्स पेड के सामने। लेकिन अगर टैक्स के लिए कुछ भी लिखा हुए तो आंखें बंद करके उसका अकाउंट बना लेना। एक बात और बता दूं, टैक्स का अगर नीचे कुछ भी लिखा हो तो अकाउंट बना लेना। ऐसा नहीं कि टैक्स का बैलेंस दे रखा है तो मैं अकाउंट बनाऊंगा। अगर टैक्स के लिए नीचे कुछ भी लिखा हो, चाहे बैलेंस हो चाहे ना हो, अकाउंट बना लेना आप, नहीं सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आपके। अगर कुछ लिखा नहीं हो ना तो भी अकाउंट बना लेना। अगर कभी ऐसा हो, सोचो बैलेंस शीट में है ही नहीं तो बोले सर अकाउंट क्यों बनाएं, अरे बना लेना, क्या दिक्कत है। अकाउंट तो आप किसी भी चीज का बना सकते हो, बंद हो जाएगा बैलेंस नहीं होंगे तो। मान लो अगर कोई बैलेंस नहीं होता तो आप अकाउंट बनाते क्या, बना सकते हैं। और इस अकाउंट को जब बनाते हैं तो नीचे क्या लिखा हुआ आते हैं, टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो जब आप इसका पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, ब्रैकेट में पेड। और अगर आप और बनाओगे टैक्स के लिए प्रोविजन तो आप क्या लिखोगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ब्रैकेट में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। मैंने टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया। और मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूं आज आखिरी बार, मेड को और क्या बोलते हैं, प्रोवाइड, या फिर और क्या बोलते हैं, क्रिएट, या फिर और क्या बोलते हैं, चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। पेड के अलावा कुछ भी लिखा होता है तो मेड होता है, ध्यान रख लेना, ध्यान। अब आप देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड, मतलब ये दे रखा है 17,000। सोचो अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना होता तो मैं इसी को पेड मान लेता, बताएं, क्वेश्चन हो जाता मेरा खत्म। अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता ना, यही पेड यही मेड। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है आपको, अगर ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है आपको तो अकाउंट बना दो। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है तो अकाउंट बना दो भाई, बना दो, टेंशन ही नहीं लेनी फिर। और ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा तो भी बना सकते हो आप अकाउंट, कोई टेंशन नहीं है। 28-30 बोलो भाई, ओपनिंग बैलेंस कितना है कोई बता सकते हैं, क्लोजिंग कितना है कोई बता सकते हैं, 30,000। ओपनिंग 28, क्लोजिंग 30, ओपनिंग 28, क्लोजिंग 30, ओपनिंग 28, क्लोजिंग 30। बस बना दो। कितना आएगा बता सकते हैं कोई, 45। 45 में से 30 लेस करोगे तो 15,000 बैलेंसिंग फिगर टैक्स। देख लो कुछ लिखा नहीं होता तो पेड ही मेड। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होते बस तो लास्ट ईयर का पे कर देता, करंट ईयर का एनपी में ऐड करवा देता। अब ये जो 17,000 का टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया है ना आपने, इसको एनपी में ऐड कर दो, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, 17,000 रुपए। और पेड कितना था कोई बता सकते हैं, पेड कितना, पेड इधर दिखा दो, पेड के सामने, पेड को पेड के सामने दिखा दो। और अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स होता तो आप क्या करते बताओ, अगर रिफंड होता तो मैं यहां से हटा देता उस रिफंड को, अगर रिफंड होता तो मैं यहां से भी हटा देता उस रिफंड को 15 में से, बस, और मैं कुछ नहीं करता। अगर रिफंड होता तो मैं दोनों जगह से हटा देता, ध्यान रख लेना, ध्यान। और सोचो अगर टैक्स ही ना हो, खाली रिफंड हो तो, अगर खाली रिफंड ऑफ टैक्स होता तो मैं उसको एनपी में से माइनस करता अलग से, रिफंड ऑफ टैक्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, और इसको एंड में टैक्स पेड की जगह रिफंड ऑफ टैक्स को वहां प्लस करके दिखा देता। है नहीं अभी, अब पता है, ध्यान से सुनना, कुछ मत करना। हाँ जी, सुन लेना ध्यान से। देखो मशीन का पॉइंट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीन ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको मशीन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जब भी आप मशीन का अकाउंट बनाओ तो आप देखो मशीन में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काट के दिखा रखा है क्या नोट में, अगर हाँ तो उसका भी अकाउंट बना लेना आप, और नहीं तो सिंगल अकाउंट बना लेना। मशीन का 490, 775, मशीन का 490 और 775, मशीन का 490 और 775। हाँ जी, मशीन का कौन सा बैलेंस होता है बोलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग इधर दिखा दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बहुत आसान है, बहुत आसान। मशीन का मैं एक अकाउंट बताऊंगा आपको, वही आता है एग्जाम में 99%। अब नीचे क्या बता रखा है, अगर कुछ लिखा नहीं होता तो आप क्या करते बताओ, मैं इसको परचेज ऑफ मशीन मान लेता, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, और अगर इस साइड में डिफरेंस होता तो मैं डेप्रिसिएशन मान लेता। लेकिन आप देखो नीचे लिखा है डेप 1/20, डेप दे रखा है करंट ईयर का, तो परचेज आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर कितनी, कोई बता सकता है क्या, 4,05,000। और शायद सबको पता होगा
डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाता है तो उससे हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है, कम, तो इसको एनपी में ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना, 1,20,000। और जो मशीन खरीदी हो सबको पता होगा अब तो, इन्वेस्टिंग में दिखा दो, परचेज ऑफ मशीन कितना था, 4,05,000। और देखो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे लिखने से पहले कसम खा लो, सोच लेना कि ब्रैकेट लगाना है कि नहीं। कई बार बच्चे छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। परचेज से हमारा पैसा कम होता है, इधर अमाउंट दिखाओ ना, सोच लेना पॉजिटिव या नेगेटिव हर बार। अगर आपने कुछ छोड़ दिया ना बाद में नहीं पता लगेगा। परचेज पढ़ लेना, परचेज से पैसा कम होता है, बोल के लिख लेना यहाँ पे कि पैसा माइनस होगा इससे हमारा। उसके बाद देखो आप, इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कॉस्टिंग 30,000 पर सोल्ड फॉर ₹40,000। 30 के इन्वेस्टमेंट मैंने बेचे 40 में ड्यूरिंग द ईयर, और प्रॉफिट हुआ मुझे इन्वेस्टमेंट को बेचने पे, विच इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसमें आपको एक मशीन का और एक कैपिटल रिजर्व का, दोनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मशीन का भी जरूरी नहीं है सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का और एक कैपिटल रिजर्व का अकाउंट बनाओ। और शायद सबको पता होगा, जब भी हम कभी किसी लाइबिलिटी का अकाउंट बनाते हैं तो रिजर्व तो लाइबिलिटी में ही आता है ना, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होते हैं, कम होता है तो डेबिट, असेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो डेबिट। और जब भी हम कभी किसी असेट का अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और कैपिटल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। कोई बता सकता है क्या ओपनिंग कितना है, कोई बता सकता है? कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग यानी पिछले साल का कितना था, किसी को दिख रहा है? ये रहा 50, और इस साल कितना है, तो लिख दो भाई, लिख दो 50 और 60, ये 50 और ये 60। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट का बता सकते हैं कोई बैलेंस कितना है, बोलो भाई, कोई बोलो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना है? 50, 90, ओपनिंग कितना, 50, क्लोजिंग कितना, 90, ओपनिंग 50 क्लोजिंग 90, ओपनिंग 50 क्लोजिंग 90। और क्या लिखा था, कितने के इन्वेस्टमेंट कितने में बेचे, पता है किसी को? ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 और उनकी सेलिंग प्राइस कितनी, 40,000। तो प्रॉफिट ऑन सेल हो जाएगा कितना, इन्वेस्टमेंट बेचोगे कम होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट, साइड में क्या लिखोगे आप, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल 40,000। और नॉर्मली हम यहाँ क्या लिखते हैं, टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 10,000। लेकिन इसने स्पेशली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस प्रॉफिट को हमने कहां डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में, नॉट ट्रांसफर टू पी एंड एल। तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा यहाँ बाय नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 10। तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, पता है, 60 60 अकाउंट बंद हो जाएगा। और इसका जो बैलेंस है ना लाइबिलिटी में चला जाता है, 50 10 60 लाइबिलिटी में। मतलब इस प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया, इस प्रॉफिट को हमने पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया। तो जब पीएनएल में डाला ही नहीं तो एनपी में से माइनस, इसको कैपिटल रिजर्व में डाल के लाइबिलिटी में दिखा दिया, खत्म। और ये जो बेच के पैसा आया 40,000, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा देना, ये सबको पता होगा मुझे लगता है। सेल ऑफ एनसीआई, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40। इस 40 में जो 10 का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को जब हम पीएनएल में डालते हैं तो उससे एनपी बढ़ते हैं, एनपी में से माइनस करो। अभी हमने इस प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर करा ही नहीं तो एनपी बढ़ा ही नहीं, तो कैसे माइनस करोगे सोचो। इसको कैपिटल रिजर्व में डाल के लाइबिलिटी में दिखा दिया, अलग से पड़ा है ये, पीएनएल में नहीं जाएगा, ये लाइबिलिटी में दिखा रखा है, इसको अलग से सेपरेट दिख रहा है मुझे पड़ा हुआ, 50 + 10 60। अब पता है सबसे ज्यादा आने वाला पॉइंट एग्जाम में, देख लो अपनी आंखों से, ये मोटे मोटे पॉइंट। हाँ जी, हाँ दीदी बिल्कुल, मैंने नहीं दिखाया क्या, कितना आ रहा है कोई बता दो, परचेज बैलेंसिंग फिगर कितना, 70। बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा देना तुरंत। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 70,000 के इन्वेस्टमेंट खरीदे मैंने, 70,000 के इन्वेस्टिंग में दिखा देना तुरंत। उसके बाद ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही एग्जाम में आता है, डिबेंचर्स इशू करें 31 मार्च 2023 को। देखो आपके डिबेंचर कितने से कितने हो रहे हैं, डिबेंचर देखो आपके लास्ट ईयर कितने थे और अब कितने हो गए, 1.5 लाख। ये कब थे आपके, 31 मार्च,
कब थे? 31 मार्च 2022 और ये कब है? 31 मार्च 2023। तो पता है लास्ट ईयर के जो डिबेंचर होते हैं वो इस साल का क्या हो जाते हैं? ओपनिंग बैलेंस। तो ब्याज चालू हो जाता है 1 लाख पे। अब आपने और कब इशू करे? साल के एंड में। तो पूरे साल का ब्याज कितने पे जाएगा बताओ? 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए का ब्याज दिया होगा आपने, दिया होगा आपने इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट दोगे तो कौन सी एक्टिविटी में दिखाओगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना? कितना? 10,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000 एनपी में पूरा ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000 एनपी में पूरा ऐड। और पता है इस बार सैंपल मैंने एक शायद क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को टेस्ट में, पिछले वाले में, किसी को ध्यान हो तो भयंकर इंपॉर्टेंट सोचो। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दे रखा था नील, और यहां 2,000। बता सकते हो? करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखा रखा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यानी पूरे साल का बनता कितना है? 10, और 2 तो आपने आउटस्टैंडिंग बता रखा है। तो फाइनेंसिंग में यहां पे मैं -2 करके दिखाता, 8,000 आता है। एनपी में पूरा ऐड होगा। सोचो एंट्री क्या होती है? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, 8 और 2। तो पी एंडल में तो पूरा ही डालोगे ना आप, चाहे पे करो चाहे ना करो। पी एंडल टू डी आई, तो एनपी में तो पूरा ऐड होगा। देखो पी एंडल में तो पूरा जाता है, एनपी में तो पूरा की पूरा ऐड होगा, लेकिन जितना आपने पेमेंट करा है वो फाइनेंसिंग में आएगा और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में चला जाता है। पड़ा रहता है, जब पे करेंगे अगले साल तब देखेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ध्यान रख लेना ये पॉइंट कि कहीं सैंपल पेपर में दिया था, टेस्ट पेपर में दिया था शायद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और सुनो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया लो। ये तो बहुत हाई क्लास क्वेश्चन है। सोचो बोर्ड्स के हिसाब से हाई क्लास क्वेश्चन, इतने आते ही नहीं है। देखो शेयर कैपिटल आपकी 8 लाख से कितनी हो रही है? 10 लाख। आता है क्या सबको? बोलो 8 से कितनी हो रही है? फाइनेंसिंग में दिखा दो 2 लाख के शेयर इशू करें। दिखा दो भाई, दिखा दो। फाइनेंसिंग में दिखा दो इशू ऑफ शेयर्स कितने? इशू ऑफ शेयर्स कितने? शेयर कितने इशू करें? 2 लाख के। और देखो 2 मिनट में रिजर्व इन सरप्लस। अरे रिजर्व इन सरप्लस का नोट देखो, जनरल रिजर्व पीएनडल, पीएनडल देखो। अरे पीएनडल देखो, पीएनडल देखो, लास्ट ईयर कितना था? 60, और इस साल कितना हो गया? 80। मतलब 20,000 का नेट प्रॉफिट। और ये रिजर्व जो इंक्रीज हो रहा है इसको एनपी में ऐड कर देना, 70,000। प्रॉफिट आपका 60 से 80, मतलब कितना लिखोगे? कोई बता सकते हैं? प्रॉफिट 60 से 80 तो बोलो कितना लिखोगे? यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं, मैंने लिखा नहीं। 60 से 80 मतलब कितना होते हैं? 30,000। और जनरल रिजर्व कितना इंक्रीज हो रहा है बोलो? एनपी में ऐड कर दो भाई। रिजर्व बनाने से प्रॉफिट कम होता है, कैश कम थोड़ी ना होता है, नॉन कैश खर्चा, नॉन कैश आइटम होता है। और देखो लाइबिलिटीज में देखो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है। लॉन्ग टर्म बोरिंग हो ही गया हमारा। दिखा दिया था क्या फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स? फाइनेंसिंग में दिखा दिया क्या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स? बोलो दिखा दो तो। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50,000। फाइनेंसिंग में दिखा दो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50,000। दिखा दो फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50,000। ट्रेड पेबल मुझे लगता है सबको पता होगा। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो प्लस होती है 18,000। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल शायद सबको पता होगा। इधर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना था? 18,000 प्लस। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं। इन्वेंट्री करंट असेट, और करंट असेट अगर इंक्रीज होता है तो माइनस कितना होगा बताओ? इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना? सॉरी यार सॉरी, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना बोलो? 2 लाख प्लस या माइनस? 7, 2,07,000। हाँ प्लस या माइनस? माइनस। और एक आखिरी पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट अगर डिक्रीज होती है तो प्लस, तो कितना? 1,74,000। क्या लिखोगे यहाँ पे? डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 174। अब आप एक काम करो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, यहां प्रॉफिट कितना आएगा? 1,07,000। पता है, ध्यान से सुन लेना, कुछ बच्चों को बंद करने में इसको दिक्कत आती है। 1 लाख कितना? 7,000। अब देखो सबसे पहले यहां तक का आंसर बताओ कितना आ रहे हैं?
2,37,000, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ का आंसर बताओ, 2,22,000। उसके बाद यहाँ का आइटम बताओ, ये 2,07,000। उसके बाद में ये सब था नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा आपका 2,07,000 आउटर कॉलम में। और कोई बता सकता है क्या इन्वेस्टिंग का कितना आ रहे हैं? बोलो बोलो। 435 माइनस का, इसका बोलो कोई। 240 प्लस माइनस हो गया। अब आप मुझे बताओ इन सबका मिलाकर टोटल कितना आएगा, कोई बता दो। हाँ, इन सबका मिलाकर कितना? इसके आगे क्या लिखते हैं? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसमें ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। और इस तो आ जाएगा हमारा एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। कितना था करंट ईयर के शुरू में, कोई बता सकते हैं? कितना कैश था? 33। लास्ट ईयर कितना कैश था? करंट ईयर की शुरुआत में कितना कैश था? 33। तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? क्या लिखोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ करंट ईयर। और इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं ना, कभी कभी यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे होते हैं, बताएं। कभी कभी यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे होते हैं एक्स। तो जब आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालोगे ना, तो पता है ये 33 और ये दोनों जुड़ के आएंगे ओपनिंग बिगिनिंग में, और क्लोजिंग में ये और ये दोनों जुड़कर आएंगे। इतनी सी कहानी होती है खाली, और कुछ नहीं है। अब सुनना ध्यान से, टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। अब सुनो अगला क्वेश्चन, देखो इधर, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो ये वाला, देखो सीबीएसई के अगर आप 14-15 क्वेश्चन देखोगे ना, उनमें से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मशीन में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काट के दे रखा है। मतलब ये पॉइंट इनका सबसे पसंदीदा पॉइंट है, समझो आप। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में, बहुत ज्यादा। और ये मशीन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, और ये डिबेंचर्स। अब मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन पूरा ना कराऊं आपको, थोड़ा थोड़ा ओरली रीड कर लें, देख लें, थोड़ा फॉर्मेट सबको आते हैं अच्छे से, या करूं पूरा? बोलो। ठीक है, निकालो मशीन का अकाउंट बनाओ। इसमें आप बहुत ध्यान से सुनना, फॉर्मेटिंग करीब करीब बहुत कर चुके हैं मैं ना। अब आप ये क्वेश्चन पता है, देख लो, सुन लो, समझ लो। मतलब ये बहुत आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस में, बहुत ही ज्यादा आता है, बहुत भयंकर ज्यादा। मशीन का अकाउंट, और एक साथ में किसका बनाओगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। और जब ये दोनों अकाउंट बनते हैं ना, इसका मतलब होता है कि मशीन आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन कर रखा है। जब ये दोनों अकाउंट बनते हैं, इसका मतलब होता है मशीन अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पर बना हुआ है। मतलब अभी तक हमने डेप को मशीन में से लेस नहीं करा है। और मुझे लगता है सबको पता होगा शायद, मशीन का डेबिट बैलेंस होता है, असेट होती है हमारी। और यहां क्या लिखिएगा आप? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बहुत ध्यान से सुनना। और अक्यूमुलेटेड का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इस साइड में क्या लिखिएगा आप? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग क्लोजिंग, कुछ नहीं दिमाग लगाने का। सुन लेना ध्यान से, होशियारी मत लगाना। मशीन, और देखो मैं आपको बार बार कल भी बोल रहा था, क्वेश्चन करने से पहले देख लेना, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर जरूर पढ़ के लिख लिया करो ऊपर। ये है आपका प्रीवियस ईयर और ये है आपका करंट ईयर। तो आपको हमेशा यूं देखना है, ध्यान रख लेना। 1170 1630, 1170 और 16,30,000। और प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है 70 31। ये हो गया 70 और ये हो गया 31। कुछ मत करना आगे, समझो अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं होता इसके बारे में तो आप क्या करते? समझो अगर इसके लिए कुछ लिखा नहीं होता तो आप क्या करते, बताओ? मशीन खरीदी, इधर मैं परचेज लिख देता, बैलेंसिंग फिगर, और इसमें मैं करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मान लेता, बैलेंसिंग फिगर। और ये डेप एनपी में ऐड हो जाता, खरीदी इन्वेस्टिंग में आ जाती। मशीन बढ़ रही है, खरीदी होगी, डेप बढ़ रहा है तो करंट ईयर में डेप लगाया होगा। डेप का अलग से अकाउंट बना रखा है, तो जब भी आप डेप लगाओगे करंट ईयर का, डेप टू अक्यूमुलेटेड, डेप टू अक्यूमुलेटेड, डेप टू अक्यूमुलेटेड, डेप टू अक्यूमुलेटेड। मशीन में से लेस नहीं होगा। कब लेस होगा? जब मशीन बिकेगी, जो बिकेगी उसके ऊपर जितना आप डेप लगा चुके हो उसको हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे। तो देखो नीचे कुछ है क्या इसके बारे में, बोलो। एक मशीन, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, लिख लेना ध्यान से पूरा। मैं बोलता हूं जब भी आप मशीन बेचो ना, तो रफ में ऐसे लिख लिया करो, ओरिजिनल कॉस्ट, उसके ऊपर आप कितना डेप लगा चुके हो,
उसकी बुक वैल्यू, उसकी सेलिंग प्राइस और उसको बेचने पे लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट आपको कितना हुआ। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट बता रखी है क्या, जो चीजें दे रखी है वो लिख लो। बुक वैल्यू 60,000 और डेप प्रोवाइडेड देयर ऑन 20, मतलब ये बोलता है इसके ऊपर हम 20 का डेप लगा चुके हैं, मतलब इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी 80,000। मुझे ओरिजिनल कॉस्ट से कभी कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि कई साल पहले खरीदी थी, पैसा तब दिया होगा, अभी क्या लेना देना उसका। और ये डेप है उस मशीन का जिसको आप इस बेचोगे इस साल, कब का डेप, पिछले सालों में जो लगाया होगा। और 60 को बेचा कितने में कोई बता सकते हैं, 6,000 का नुकसान हुआ बोल रहे हैं, तो कितने में बेचा होगा 54। और ये 60 की आपने 6 के नुकसान में बेची है, तो 60 में से 6 काट के मैंने सेलिंग प्राइस निकाली है 54,000। अब सबसे बड़ा मुद्दा सोचो, ये जो मशीन आप बेच रहे हो उस पर आप कितना डेप लगा चुके हो, जब लगाया होगा तब क्या एंट्री करी होगी, पिछले सालों में थोड़ा थोड़ा करके कई सालों में, डेप टू अक्यूमुलेटेड, डेप टू अक्यूमुलेटेड, डेप टू अक्यूमुलेटेड। अभी क्या करोगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीन, ये बड़ा मुद्दा है सोचो। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 और बाय बैंक कितने में बेचा बता दो, बोलो कितने में बेचा, अरे कितने में बेचा 54। और लॉस हुआ, लॉस से मशीन की वैल्यू कम होती है, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 6,000 रुपया, बेच दी मशीन भाई, बेच दी, पूरी पूरी मशीन बेच दी। कितने वाली, 80,000 वाली, जिसके ऊपर मैं डेप लगा चुका था 20,000 का पिछले सालों में। तो इस 20,000 को मैंने अक्यूमुलेटेड से मशीन में ट्रांसफर कर दिया। बोले अब तो मैं लेस करूंगा, अभी तक नहीं करा, बेच रहा हूं मैं, कब करूंगा, नहीं तो 60,000 ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, बुक वैल्यू है। ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000, उसमें से 20 का डेप लगाया तो ये बुक वैल्यू है 60,000। सॉरी सॉरी, पढ़ो ध्यान से। और सुनो, बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ मशीन कोई बता दो कितनी आएगी, 5,40,000। सुनना, 5,40,000 की मशीन खरीदी। अब सोचो खुद, आपने एक मशीन बेच दी, उसके अलावा जो मशीनें बची हैं आपके पास बहुत सारी, उनको चलाओगे पूरा साल, उन पे डेप लगाओगे, तो एंट्री क्या करोगे बताओ इस साल, डेप तो हर साल लगता है मशीनों पे, तो इस साल भी लगाओगे, तो मशीन में दिखाऊं कि नीचे, तो नीचे आ जाएगा डेप करंट ईयर का बैलेंसिंग फिगर कितना, 80,000। ये हो गया आपका काम खत्म। अब देख लो, ये जो करंट ईयर का डेप होता है ना, ये नेट प्रॉफिट में ऐड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। और ये जो लॉस है ये भी नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। और जो बेच के पैसा आया इन्वेस्टिंग में, और जो खरीदी वो भी इन्वेस्टिंग में माइनस, बेची इन्वेस्टिंग में, खरीदी इन्वेस्टिंग में। ध्यान से सुनना, खत्म। और इसका कुछ नहीं होता, ये 20,000 का कहीं कोई कैश फ्लो से लेना देना नहीं है इस साल, ये पिछले सालों का डेप है, जो पिछले सालों में लगा होगा, पिछले सालों में पीएनएल में गया होगा, इसको मैं बस खाली अक्यूमुलेट से निकाल के मशीन में से काट रहा हूं। हटा दूं। अब देखो इधर भयंकर आने वाला पॉइंट, भयंकर, तो हर क्वेश्चन में नहीं होता तो भी मैं आपको बोलता हूं। देखो इधर, डिबेंचर रिडीम करें 1 जुलाई 2018। अब आप पहुंच जाओ डिबेंचर पे और डेट ध्यान रखना 1 जुलाई। देखो इधर 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 देख लेना इधर, जब आप डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दोगे तो 1 लाख पे दोगे, 1 सेकेंड 1 लाख, और इधर देखो डिबेंचर्स 3 लाख, और इधर हो रहे हैं 0। तो आप चाहो तो ऐसा भी देख सकते हो, देखो डिबेंचर 4 लाख से कितने हो रहे हैं, 1 लाख, मतलब 3 लाख का रिडम्पशन। वो होता है ना कि जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता है तो पहले करंट लायबिलिटी में आ जाते हैं, तो मुझे 3 लाख का इस साल पेमेंट करना होगा, तो उनको मैं करंट लायबिलिटी में ले आया, उनको मैं करंट लायबिलिटी में ले आया। मतलब लास्ट ईयर मेरे डिबेंचर्स कितने होंगे, लास्ट ईयर मेरे डिबेंचर्स कितने होंगे, 4, और मुझे पता था कि यार 4 में से 3 अगले साल पेमेंट होंगे, तो मैंने लास्ट ईयर 4 में से एक तो नॉन करंट में और 3 करंट में दिखा दिए, और वो करंट वाले को इस साल पेमेंट कर दिया। अब पता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, डिबेंचर्स आपके 4 लाख से कितने हो रहे हैं, 1 लाख, तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा देना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 3 लाख। और ब्याज कितने पे दोगे, 4 लाख पे कि 1 लाख पे, बताओ ब्याज कितने पे दोगे, 4 लाख पे या 1 लाख पे, बताओ। ये है आपका डिवेंचर का, ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस, कहीं अलग हो गए तो घबरा जाओ। ओपनिंग, कोई बोलेगा लास्ट ईयर कितने डिवेंचर्स थे, क्या बोलोगे, 4 लाख, और इस साल कितने हैं, 1 लाख। रेट कितनी है, 8% से कितने महीने का,
8% से कितने, मैंने आपको बार बार बोलता हूं, डेट कितनी दे रखी है, 1 जुलाई। तो पता है 31 मार्च 2018 से 1 जुलाई तक कितना समय होता है मार्च के बाद, अप्रैल मई जून। 1 जुलाई तो अप्रैल मई जून 3 महीने का इस पर दे दो और बाकी का इस पर दे दो। मतलब 4 लाख के डिवेंचर्स थे ना, 3 महीने बाद मैंने 3 लाख का पेमेंट कर दिया, तो बचे कितने, 1 लाख। तो 1 लाख पे नो, अगर कोई बीच की डेट दे रखी है तो वहां तक लास्ट ईयर के डिवेंचर्स पे दे दो और वहां से करंट ईयर के एंड में जो डिवेंचर्स है उन पे दे दो। मतलब जो चेंज हुआ वो कब हुआ, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई तक पहले वाले पे और 1 जुलाई से आगे वाले पे। ये ध्यान रख लेना, इंटरेस्ट निकालने में इसमें गलती हो सकती है। कोई आपसे बोलेगा लास्ट ईयर कितने डिवेंचर्स थे, तो क्या बोलोगे, 4 लाख। देख लेना ध्यान से, लास्ट ईयर कितने डिवेंचर्स थे, नहीं कहीं आप बोलो 1 लाख या 3 लाख। लास्ट ईयर थे 4 लाख दोनों मिलाकर, और इस साल कितने हैं, 1 लाख। तो 3 लाख का रिडम्पशन हुआ है, ध्यान रख लेना ये बात बहुत ज्यादा। अब सुनो, कुछ होशियारी मत लगाना, इधर देखो, आप इधर ही देखते हैं अपन, बस इजी इजी देखो। सबको पता होगा मुझे लगता है, शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट 1 बना हुआ है, देख लेता हूं उसको। उसमें P&L का बैलेंस दे रखा है और कुछ नहीं है, कितना, 2 लाख से 160, मतलब लॉस हो गया 40,000 का। तो ऊपर ही ऊपर लिख देना नेट लॉस नोट में 40,000 का। इसको देख लेते हैं, डिबेंचर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग में आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सब फाइनेंसिंग में आते हैं। और ये देखो 230 से कितना हो रहा है, 250, मतलब आपने और लोन लिया 20,000 का, तो फाइनेंसिंग में दिखा देना। और प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे लगता है सबको आता होगा, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट में ऐड, और लास्ट ईयर का पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये पेड और ये करंट ईयर वाला मेड मान लेते हैं, मेड ऊपर एनपी मैट, पेड नीचे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लास्ट में। सुनना, हो सकता है आपको एग्जाम में इसी लेवल की क्वेश्चन मिले कल। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मशीन का हो गया कि देखो अकाउंट। इंटेंजिबल बता सकते हैं कोई, ये भी एग्जाम में बहुत आने वाला पॉइंट है, भयंकर। इंटेंजिबल का मतलब गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। अगर ये डिक्रीज हो रहे तो हम क्या मानते हैं, रिटर्न ऑफ नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। और अगर इंटेंजिबल इंक्रीज हो रही है तो परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करके दिखाते हैं। देखो क्या हो रहा है, या तो रिटर्न ऑफ या तो परचेज, और नीचे अगर रिटर्न ऑफ या परचेज में से कुछ लिखा हो तो अकाउंट बना दो। परचेज है तो रिटर्न ऑफ आ जाएगा, रिटर्न ऑफ है तो परचेज आ जाएगा। और भी कोई सेल वेल दिखा रखा है इनका इंटेंजिबल का, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ सर, निकल गया, बोलो। सर क्यों घूम रहे हो जबरदस्ती, हो गया ना साला, डेट तक उस पे हो खत्म साला, जबरदस्त। अभी समय है क्या इतना, ये मजे लेने का समय गया सर अभी। तो शेम ही आएगा। सुनो इधर इधर, यार प्लीज चुप कर लो यार, टाइम नहीं है इतना। देखो अभी इंटेंजिबल हो गया, ट्रेड रिसीवेबल बता सकते हैं कोई, करंट असेट अगर डिक्रीज होती है तो प्लस, करंट लाइबिलिटी नहीं थी क्या कोई, थी नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, हो गया सब खत्म। और ये लास्ट ईयर का कैश, ये करंट ईयर का कैश। अब देख लो आंखें खोल के, सबका, तीनों एक्टिविटीज का कैश निकालोगे, तीनों को टोटल करोगे, फिर उसमें ऐड करोगे ना बिगनिंग, तो ये दोनों आते हैं। बहुत बच्चे गलत करते हैं, ये बहुत को पता ही नहीं होता। और फिर जब लास्ट में आएगा ना, तो ये करंट ईयर का ये दोनों मिलकर आएगा, तीनों एक्टिविटीज का टोटल आ जाएगा, उसमें ऐड करोगे लास्ट ईयर का दोनों, तो करंट ईयर का दोनों मिला के टोटल आ जाएगा। सुनना ध्यान से, क्या हुआ इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये मशीन का भयंकर पॉइंट आता है, भयंकर, विद अक्यूमुलेटेड और विदाउट अक्यूमुलेटेड। एक प्रोविजन फॉर टैक्स, एक इंटरेस्ट, और एक ज्यादा जोर लगा के क्या दे देगा आपको, इंटरिम डिविडेंड पेड लिख देगा नीचे, तो दिखा देना फाइनेंसिंग में, कर देना एनपी मैट। और एक प्रपोज डिविडेंड आ जाता है कभी कभी, तो प्रपोज डिविडेंड का करंट ईयर का तो कुछ होता ही नहीं है, प्रीवियस ईयर का प्रपोज इस साल पे होता है और वही फाइनेंसिंग में जाता है। और उसको फाइनेंसिंग में दिखाने से पहले बार बार बोलते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में देख लेना कोई अनक्लेम तो नहीं है, तो वो हटा के दिखाएंगे, फाइनेंसिंग में एनपी में पूरा ऐड होगा, ध्यान रख लेना। अब देखो इधर, ये दोनों तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड्स में, मतलब एकदम ही खत्म खत्म से। देखो अब ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में देखो फिर से लो, इनको बड़ा पसंद है पॉइंट। देखो क्या आ गया फिर से, मशीन और अक्यूमुलेटेड दिख रहा है, और नीचे फिर वही, अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 12,000,
और उस पर हम डेप लगा चुके हैं 8,000, तो बुक वैल्यू कितनी हुई, 12 में से 8 करोगे तो 4। अब पिछले क्वेश्चन में ये दे रखा था कि बुक वैल्यू 4,000 है और मैं डेप लगा चुका हूं 8, तो मैंने दोनों को जोड़ के ओरिजिनल कॉस्ट पता लगा ली थी। ये बात ध्यान रखना, कभी कभी ओरिजिनल कॉस्ट डेप, कभी कभी डेप बुक वैल्यू। तो ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप काटोगे तो बुक वैल्यू आएगी, तो बुक वैल्यू में डेप जोड़ोगे तो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट पता लग जाएगी। बना सकते हो अकाउंट 1 मिनट में खत्म, यही मिलेगा आपको एग्जाम में 99% बता रहा हूं, देखना बना दो 1 मिनट में खत्म। जितना बनाओगे एग्जाम में उतना कम समय लगेगा आपको। मशीन अकाउंट, इतना लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एग्जाम में लिखने में दिमाग हो, दिमाग में ये नहीं हो कि क्यों हो रहा है कैसे हो रहे हैं, वहां सोचने का टाइम नहीं होता। अभी मैं बार बार बोलता हूं आपको, मशीन का डेबिट बैलेंस होता है, कोई एग्जाम में थोड़ी ना सोच सोच के लिखोगे, इतना इतना पहले सोचा लिखा होता है कि बस पेन चलता है एग्जाम में खींच खींच के फटाफट। और वो तभी चलता है जब बहुत बार पढ़ा होता है, अपने चीजों को लिखा होता है बहुत बार। मशीन का बैलेंस 5,00,000, वो देखो मैं बार बार बोलता हूँ, ऊपर ईयर देख लेना, उससे गलती हो जाती है। 22-23 मतलब ओके है, मतलब ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, तो लिख दो मशीन का 5,00,000 और 6,35, मशीन का 5,00,000 और 6,35,000, और अक्यूमुलेटेड का 75,000 और 1,00,000, 75,000 और 1,00,000। कुछ लिखा नहीं होता, तो मैं मान लेता मैंने मशीन खरीदी और मशीनों पे डेप लगाऊंगा इस साल, डेप टू अक्यूमुलेटेड, तो मैं इधर दिखा देता बाय डेप करंट ईयर का बैलेंसिंग फिगर, आ सकता है इतना भी, लेकिन नीचे लिखा हुआ है इसने तो बहुत कुछ। बता सकता है कोई मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, कितनी, बोलो, हाँ 12, और डेप कितना, तो बची कितनी 4, बेची कितने में 3, लॉस कितना, 1 का लॉस हो गया। ध्यान से सुनना, अब देखो सबसे बड़ा नाटक, मशीन खरीदी ओरिजिनल कॉस्ट से मुझे कभी कोई मतलब नहीं होता, और मैं उस पर डेप लगा चुका हूं 8 का, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीन, तो मशीन में क्या लिखोगे आप, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000, और इसको बेचा तो मशीन कम होगी तो बाय बैंक 3,000, 1,000 का लॉस हुआ तो क्या लिखोगे आप, बाय लॉस। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा परचेज ऑफ मशीन। कितना बता सकते हैं कोई, 147। और इस साल जब आप मशीनों पे डेप लगाओगे तो नीचे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, इधर जो भी आएगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे आप, ये जो करंट ईयर का डेप होता है ये नेट प्रॉफिट में ऐड, जो लॉस होता है वो भी नेट प्रॉफिट में ऐड, और जो बेची वो इन्वेस्टिंग में प्लस, और जो खरीदी वो इन्वेस्टिंग में माइनस। और बार बार आपको बोलता हूं इस 8,000 का कहीं कुछ नहीं होता पूरे स्टेटमेंट में, ये करंट ईयर का डेप नहीं है, ये पिछले सालों का डेप है उस मशीन का जिसको मैं बेच रहा हूं, पिछले सालों में लगा के पिछले सालों के पीएनएल में डाला होगा, डेप टू अक्यूमुलेटेड, डेप टू अक्यूमुलेटेड, डेप टू अक्यूमुलेटेड, और डेप को पिछले साल पीएनएल में डाला होगा। अब वो अक्यूमुलेटेड को बंद करके मैं खाली मशीन में से काटता हूं और कुछ नहीं करता। और देखो इंटरेस्ट पेड, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भयंकर बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 8.5, तो बस ये आ जाएगा फाइनेंसिंग में माइनस एनपी में ऐड, फिर मैं अपनी गणित नहीं लगाऊंगा, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा डिबेंचर पे, लास्ट ईयर पे, करंट ईयर पे, कुछ नहीं। कहीं आप निकाल के देखो यार ये तो कम है, कुछ नहीं। अगर उसने अमाउंट दे रखा है इंटरेस्ट का तो बस वो दिखा दो, बात खत्म फिर। और अगर इंटरेस्ट का अमाउंट ना होता तो मैं इस पर दे देता ओपनिंग पर, और अगर कोई डेट होती तो वहां तक 85 पर, वहां तक 85, वहां से 120 पे दे देता। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या होता है, कोई बता सकते हैं, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट में ऐड, क्या मान लेते हैं इसको, मेड, और ये पेड, इसको नीचे दिखा देते हैं लास्ट ही लास्ट में। गुडविल इनटैंजिबल बढ़ रही है तो परचेज, इन्वेस्टिंग में माइनस, कम होती है तो रिटर्न ऑफ गुडविल, अगर डिक्रीज होती है तो रिटर्न ऑफ एनपी में, प्लस एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सरप्लस सबको पता होगा 1 से 1.5 हो रहा है, नेट प्रॉफिट नोट में दिखाते हैं ऊपर ही ऊपर सबसे पहले। और देख लो फिर सुन लो, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। ये देखो करंट, ध्यान से सुनना, देखो असेट में देखो करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, देख लो आंखें खोल के, दिख रहा है किसी को, और देखो इधर कैश भी दे रखा है, तो आप तीनों एक्टिविटीज का टोटल करोगे फिर ऐड करोगे ना लास्ट ईयर का, तो उसमें दोनों जुड़कर आते हैं।
फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी ये दोनों जुड़कर आंसर आएगा। इन्वेंट्री करंट असेट, ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट, डिक्रीज होगा तो प्लस, इंक्रीज होगा तो माइनस। और देखो हो गया सब कुछ, बचा बोलो। एक सेकंड सर रुको तो सही, सुन लिया आपकी आवाज। शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब शेयर इशू करे। रिजर्व एंड सरप्लस हम नीचे से देख चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग में आ चुका। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस, डिक्रीज होगी तो माइनस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स हम कर चुके हैं नीचे से, मशीन हम कर चुके, इंटेंजिबल हम कर चुके नीचे नोट में से। आ जाएगा तीनों एक्टिविटीज का आंसर, तीनों का टोटल। लास्ट ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें कैश और करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट ईयर का निकल जाएगा। निकालो जल्दी करो, बोलो। सर लास्ट ईयर 4 लाख थे, इस साल 1 लाख है। और वो 4 से 1 कब हुए, डेट बता रखी थी तो बात खत्म। इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है, फिर दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाओगे खत्म हो जाओगे। अगर इंटरेस्ट पेड का अमाउंट दे रखा है तो कभी भी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो। वो जो जो है उसने आपको दे रखा है निकाल के, जिस भी तारीख को रिडम्पशन किया, जो भी किया उसने दे रखा है आपको, बात खत्म। तो फिर हमें दिमाग नहीं लगाना होता। दोनों का ही होता है सर, 100%। अब इधर देखो लो, फिर ओहो ये क्या हो गया। पता है, ध्यान से सुनना, देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बता रहा हूँ। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए नीचे एडजस्टमेंट ही नहीं है, खाली एक एडजस्टमेंट दे रखा है नीचे। देखो नीचे से देख रहा है आपको, इधर देख लो, ये रहा एडिश, मुझे भी देख लो यही किया। देखो इधर 12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 सितंबर, खत्म, सिंगल एडजस्टमेंट। देखो आप, देखो आप, इधर देखो, इधर इधर डिबेंचर्स दिख रहे हैं किसी को? 3 लाख से कितने हो रहे हैं? मतलब आपने 2 लाख के डिबेंचर इशू करे तो भाई फाइनेंसिंग में दिखा देना। और इंटरेस्ट कितने पे दोगे बता दो, क्या डेट दे रखी थी? 1 सितंबर। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने का तो मैं इस पे दूंगा और 7 महीने का इस पर दूंगा। और अगर डेट नहीं होती तो मैं 3 लाख पे पूरे साल का दे देता। सुनो ध्यान से, एडजस्टमेंट तो खत्म हो गए। अब इधर देखो, इधर यार बोलो मत प्लीज सर, देख लो इधर। गुडविल का देखो सबको पता है, गुडविल अगर इंक्रीज होती है तो खरीदी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, कम होती है तो रिटर्न ऑफ एनपी मैड। देखो ऐसा भी आता है। मशीन और अक्यूमुलेटेड दे रखा है और नीचे इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब मशीन देखो आपकी इंक्रीज हो रही है तो इन्वेस्टिंग में दिखा देना परचेज ऑफ मशीन। और डेप देखो वो भी इंक्रीज हो रहा है 5,000, तो वो करंट ईयर का डेप एनपी में ऐड हो जाता है। ध्यान है सबको, बोलो। प्रोविजन फॉर टैक्स सबको पता है, करंट ईयर का क्या मान लेते हैं, पेड, और लास्ट ईयर वाला पे कर देते हैं। और बैंक ओडी सबको पता होगा, लोन बढ़ रहा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा पैसा। और देखो जनरल रिजर्व और पी एंडल देखो ज्यादा हो रहे हैं तो ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा ऊपर ही ऊपर ऑपरेटिंग में। और देखो जनरल रिजर्व आपका बढ़ रहा है तो एनपी में ऐड हो जाएगा ऊपर नोट में। है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं लेसन में, सोचो। अब असेट बची है, देखो इधर खाली असेट बची है किशन। मशीन हो गया, इंटेंजिबल हो गया। और देखो ये पॉइंट बहुत आता है, बच्चे बहुत गलत करते हैं, बहुत ज्यादा। देख लो इधर, करंट इन्वेस्टमेंट और ये कैश, ये दोनों मिलकर आते हैं, और ये दोनों मिलकर आते हैं एंड में एकदम। और ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट इंक्रीज होगा तो माइनस। मशीन हो गया, इंटेंजिबल हो गया। और ऊपर देख लो आप, शेयर कैपिटल का कोई बता सकता है क्या इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? लोन का हम कर चुके हैं, लोन फाइनेंसिंग में आएगा, डिबेंचर इशू करें। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी फाइनेंसिंग में आती है। प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का एनपी में लास्ट ईयर का इस साल टैक्स पे कर दिया। ध्यान से सुनना इधर। एक देखो, मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा था, देखो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, सीबीएसई के क्वेश्चंस देखोगे ना, देखो इधर फिर क्या पॉइंट दे रखा है अगले क्वेश्चन में, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो टू बैंक बाय पी एंडल मेड पेड हो जाएगा, छोड़ दूं। उसके बाद एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई। अब लोन का देखो आप, लोन का देखो आप, देखो अभी पिछले क्वेश्चन में आया था वैसे ही है सेम। लोन आपने कितना और लिया है पता है? लोन आपने कितना और लिया है, दिख रहा है किसी को? लोन आपका 60 से कितना हो रहे हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर देना। और ये लोन कब लिया है आपने पता है? डेट पता है किसी को कितनी बोली थी? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई तक
इस पे निकाल देना 60,000 रुपये, और 1 जुलाई से 80,000 रुपये। मतलब जो चेंज हुआ है ना 60 से 80, कब हुआ? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई तक 60,000 रुपये, 1 जुलाई तक 60,000 रुपये, एंड देयर आफ्टर 80,000 रुपये। 1 जुलाई तक इस पे निकाल देना, 1 जुलाई के बाद इस पे निकाल देना, फाइनेंसिंग में दिखा देना, एनपी में ऐड कर देना, क्वेश्चन ही खत्म। लो अब इधर देखना एक बार, एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं। अब आप इधर देखो, लो देखो ये बहुत आता है, बहुत भयंकर। देखो मशीन आपकी इंक्रीज हो रही है तो परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस, अक्यूमुलेटेड आपका इंक्रीज हो रहा है तो करंट ईयर का डेप एनपी में प्लस हो जाएगा, और सरप्लस सबको पता है कम हो रहा है तो नेट लॉस नोट में आ जाएगा ऊपर ही ऊपर। और देखो इधर, और देखो ये इनको बड़ा पसंद है पॉइंट, देखो इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है बस, तो यही दिखा देना, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये करंट असेट, ये करंट असेट और ये करंट असेट, और ये तीनों अगर डिक्रीज हो रही है तो प्लस और इंक्रीज हो रही है तो माइनस। और मशीन का हम नीचे से कर चुके हैं शायद, देख के ना। और देखो इधर प्रोविजंस में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या था? प्रोविजन फॉर टैक्स, वही करंट ईयर का एनपी में ऐड, लास्ट ईयर का सेल पे, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो माइनस, लॉन्ग टर्म बोरिंग बढ़ रहा है तो फाइनेंसिंग में दिखा देना, 20,000 रुपए का लोन लिया, शेयर कैपिटल बढ़ रही है फाइनेंसिंग में दिखा देना, रिजर्व एंड सरप्लस हम कर चुके हैं, लॉस आ जाएगा ऊपर ही ऊपर नोट में। इजी है सारा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोचो। देखो इधर, देखो ये क्वेश्चन देखो आप, फिर आ गया लो वही वही अक्यूमुलेटेड का, और कुछ होता ही नहीं क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे तो वही मिलेगा आपको। देखो देखो दिख रहा है किसी को? मशीन दिख रहा है क्या? और अक्यूमुलेटेड बना देना दोनों का अकाउंट। और देखो मशीन, देखो ये 50,000 वॉज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, ये करंट ईयर का डेप दे रखा है तो अक्यूमुलेटेड में दिखा देना बाय डेप। और एक मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 और उसकी बुक वैल्यू, तो उस पर आप 15 का डेप लगा चुके हो। देखो कभी कभी ओरिजिनल कॉस्ट बुक वैल्यू दे देता है, कभी कभी बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन दे देता है, कभी कभी ओरिजिनल कॉस्ट और डेप, ये तीन चीजें इनमें से दो वो आपको देके रखता है, एक अपने आप आती है। और आपने बेची कितने में? 42। इधर देखना, बनाऊं अकाउंट बनाऊं? अच्छा अभी देखते हैं सर, मशीन का ओपनिंग कितना है कोई बता दो? 470 और 790, 470 और 790, और कोई बता सकता है अक्यूमुलेटेड का कितना है? 7090, ओपनिंग 70, क्लोजिंग 90। और बताओ मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, उस पर कितना डेप लगा चुके हो, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, और उसका लॉस कितना है? बोलो। कॉस्टिंग कितनी? 60,000, एक मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 60,000, उस पर आप कितना डेप लगा चुके हो? 15, तो बची कितने की? कितने में बेचा बताओ? 42 में, तो 3,000 का लॉस हुआ। सुनो ध्यान से, अच्छा सा क्वेश्चन है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या लिखोगे? टू मशीन, ये जो डेप है मशीन बिक रही है उसका निकाल के ऊपर ट्रांसफर कर दो, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9, और बाय बैंक कितने में बेची बताओ? डेप 15, सॉरी डेप कितने गए? 15, कितने में बेची कोई बता दो? लॉस कितना हुआ? तो लॉस से मशीन की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट में ही आएगा इधर ही, और इस अकाउंट को बंद करोगे ना आप तो बैलेंसिंग फिगर वैसे परचेज आती है। अब आप मुझे बताओ करंट ईयर का डेप कितना दे रखा है कोई बता दो? 50,000। अब इस अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है, सोचो इस साइड में ना, कितने का? 5,000 का। अब मैं क्या करूं कोई बता सकता है? इस अकाउंट में 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, कोई बता सकता है मैं क्या करूं? कितने का आ रहा है? 5 का है ज्यादा का? 15 का आ रहा है ना, क्या करूं बताओ? बता सकता है कोई? ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सोचो कोई बताओ, सारे धुरंधर बैठे हो। क्या मानूं इस 15? हाँ बता रखा होता सर, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितने में बेची, बुक वैल्यू कुछ नहीं पता मुझे तो क्या मानूं, पॉसिबल ही नहीं है। पता है क्या? एक्सेस, एक्सेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक, एक्सेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक, आपने जरूरत से ज्यादा प्रोविजन बना रखा है डेप्रिसिएशन के लिए तो उसको कम करके फिर से पीएनएल में डाल दिया, तो क्या लिखोगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एक्सेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक,
प्रोविजन आपने जरूरत से ज्यादा बना रखा था, उसको कम करके थोड़ा पीएनएल में डाल दिया, तो उससे आपका नेट प्रॉफिट एनपी में से माइनस करना पड़ेगा। सोचो आ जाए ऐसा पॉइंट, जिंदगी सेट हो जाए, किसी को ना आए हो। ये लॉस नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, और ये करंट ईयर का डेप नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, और जो बेची वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जो खरीदी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और बार बार बोलता हूं, जो बेची उसके डेप का कहीं कुछ नहीं होता। एक मोटा पॉइंट आपके सामने आया, जोरदार, ये बोर्ड्स में आए हुए पॉइंट, ये कहीं किसी किताब में नहीं है। रुको भी देखते हैं, थोड़ी देर बना के देख लेंगे। ध्यान से सुनना, कुछ वापस बोलो। ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देखो इधर, आपको समझ में आ गया क्या? तो अब शांति रखो। एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज नाउ रिटर्न बैक, जरूरत से ज्यादा डेप लगा रखा होगा तो उसको कम करके पीएनएल में डाल दिया वापस से, तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो एनपी में से हटाओ, इससे कोई कैश नहीं बढ़ेगा। एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज नाउ रिटर्न बैक, मैंने जरूरत से ज्यादा प्रोविजन बना रखा है डेप्रिसिएशन के लिए, तो इस साल मैंने उसको कम करके पीएनएल में डाल दिया फिर से। ध्यान रख सको तो रख लेना, आ जाए आपकी किस्मत। और देखो बैंक लोन का पॉइंट सबको आते हैं, अक्यूमुलेटेड, हाँ भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स आता है सबको, बताऊं दोबारा, बैंक ओडी आता है सबको फाइनेंसिंग में, लोन आता है सबको फाइनेंसिंग में, जनरल रिजर्व एनपी में ऐड, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्रॉफिट आपका ऊपर ही ऊपर आते हैं, और ये सब आता है सबको। बोलो शेयर कैपिटल कहाँ आती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ आती है? फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी फाइनेंसिंग। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, मशीन का देख लिया हमने, इन्वेंट्री करंट असेट, टीआर करंट असेट, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये दोनों डिक्रीज होंगे तो प्लस, इंक्रीज होंगे तो माइनस। तो इतनी स्पीड होनी चाहिए, क्वेश्चन 6-7 मिनट में तो खत्म हो जाए एग्जाम में आए तो एक क्वेश्चन। सुनना ध्यान से, वो तभी होगा जब बहुत सारे क्वेश्चन आपके, देखो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है इधर, ध्यान से सुनना, बस आने वाले है आपके सामने। ओहो ये तो देखो कितना आसान है, नीचे फिर एक अकेला पॉइंट आपको देख रहा है, मुझे देख लो कर लो, अकेला सिंगल पॉइंट, ध्यान से सुनना। डिबेंचर इशू करें 1 अप्रैल 2018, तो 1 अप्रैल यानी साल की शुरुआत हो गई, ये तो साल की शुरुआत हो गई, ये तो साल की शुरुआत, ये तो साल की स्टार्टिंग हो गई भाई, साल की स्टार्टिंग। देखो आप, देखो देखो, डिबेंचर साल के शुरू में कितने थे देखो, पता है कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, सोचो 31 मार्च 2018 है ना, इसका अगला दिन क्या होता है पता है? 1 अप्रैल 2018 का डिबेंचर दे रखा है 1 लाख, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 लाख, और नीचे लिखा है कि 60,000 के डिबेंचर इसी दिन इशू कर लिया आपने, तो ओपनिंग मतलब 1 तारीख को ही 160 हो गए, तो पूरे साल का ब्याज जाएगा 160 में। मैंने बोला डेट दे रखी हो, डेट दे रखी हो तो वहां तक ओपनिंग पर और वहां से क्लोजिंग पर। अब डेट 1 अप्रैल दे रखी है, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल ओपनिंग पर 1 लाख पर, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल कुछ नहीं होगा, और 1 अप्रैल से क्लोजिंग पर, तो 1 अप्रैल से पूरा 6 लाख उस पे जाएगा आपका 160 में। डेट दे रखी है ना, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल पर ओपनिंग तो होगा ही नहीं कुछ, फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा क्लोजिंग, तो पूरे साल का ब्याज 160। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, अगर डेट दे रखी है तो वहां तक ओपनिंग पर, वहां से क्लोजिंग पर, और डेट नहीं है तो पूरा की पूरा ओपनिंग पर लगा देते हैं। और देखो ये आपका फेवरेट पॉइंट, मशीन आपकी इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टिंग में दिखा देना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, तो एक करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बस खत्म होने वाला है, देखो ज्यादा है ही नहीं कुछ मोटे। शेयर कैपिटल पता है, रिजर्व, लोन, ट्रेड पेबल, मशीन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये जरूर ध्यान रखना, करंट इन्वेस्टमेंट ये दोनों मिल जाते हैं, और ये भी लास्ट में मिलकर आते हैं। बोलो कौन सा, ये वाला? और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सेम सेम। अगर अक्यूमुलेटेड कम हो रहा है, कोई बेची वेची कुछ नहीं, तो कहां गया, क्यों कम हो रहा है? आपने ज्यादा लगा रखा होगा, उसको कम करके पीएनएल में डाल दिया। अब सुनो ध्यान से, कुछ मत करना, ये देखो आप लो, ये लो, ध्यान से सुनना, देखो
अब देखो एक पॉइंट डाल दिया इसने हिम्मत करके, क्या आ रहा था नहीं तो मशीन, प्रोविजन फॉर टैक्स, बस अक्यूमुलेटेड डेप्शन, इंटरेस्ट। अब एक दबा के इसने पॉइंट डाल दिया जोर लगा के, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। अब ये क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे तो HOT बोलते हैं इनको, हाई ऑर्डर थिंकिंग, इसमें तो सोचना पड़ेगा अब क्या करें। ये प्रीवियस ईयर का और ये करंट ईयर का, तो देखो करंट ईयर वाले का तो कुछ होता ही नहीं है, पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो हम कहां दिखा देते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और वही कहां आता है, नेट प्रॉफिट में प्लस। और जब फाइनेंसिंग में दिखाओगे ना, कसम खा लो कसम, बैलेंस शीट में चेक कर लेना करंट लायबिलिटी में कहीं कोई अनक्लेम तो नहीं है, अगर होगा तो वो इसमें से माइनस करके दिखाना पड़ेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जो भी आपका प्रपोज डिविडेंड है उसमें से माइनस होगा अनक्लेम डिविडेंड करंट ईयर वाला, और अगर कभी प्रीवियस ईयर का भी दे रखा हो तो वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे अनक्लेम डिविडेंड। देखो एनपी में छेड़छाड़ मत करना है, एनपी में पूरा 50,000 रुपए ऐड होगा, वहां कोई झमेला नहीं है। फाइनेंसिंग में जब दिखाओगे तो अनक्लेम माइनस करंट ईयर वाला, और पिछले साल वाला अनक्लेम मैं इस साल पे करूंगा वो प्लस हो जाएगा इसमें, और कहीं कुछ नहीं होगा इनका, कुछ भी नहीं। ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो बस हॉट पेपर, मतलब युद्ध छिड़ जाएगा, सॉरी युद्ध स्तर पे, पेपर हार्ड। ये सरप्लस है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे इसी में खत्म हो जाते हैं। ये -25 से +1 यानी 1,25,000 का नेट प्रॉफिट। लोन आपको सबको पता है, बैंक ओडी भी पता ही होगा, लोन दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं, याद रख लेना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे लोन फाइनेंसिंग में आते हैं, और दोनों का इंटरेस्ट एनपी में ऐड होता है, फाइनेंसिंग में माइनस होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको पता है, करंट ईयर का एनपी में ऐड, लास्ट ईयर का इस साल पे कर देते हैं, कुछ लिखा नहीं होता तो। और देखो यहां पे सबको पता होगा शेयर कैपिटल बरोबर नो चेंज, और रिजर्व इन सरप्लस आपको करा दिया, लोन हो गया, टैक्स हो गया, मशीन हो गया, ट्रेड, ओहो देखो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, पता है ये भी बच्चे खत्म हो जाते हैं। या कहां, वापस बोलो क्या बोले थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। अगर आपने किसी को दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, लोन लास्ट ईयर कितना दे रखा था 1 लाख, और इस साल कितना हो गया, मतलब आपने 1 लाख का लोन और दिया, तो लोन दोगे तो पैसा कम होगा। लोन शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे आपने ले रखा है चाहे दे रखा है, अगर आपने लोन ले रखे हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो फाइनेंसिंग, और अगर आपने लोन दे रखे हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 1 लाख रुपया लोन और दिया है कि लिया है, 1 लाख से 2 लाख हो रहे हैं तो पैसे कम हो जाएंगे आपके। अरे 1 मिनट रुको, बस एक क्वेश्चन और कराना है मुझे, उसके बाद आप बोलना। इधर देखो, लो फिर वही पॉइंट दिख रहा है, लो फिर वही मशीन, फिर वही अक्यूमुलेटेड, फिर वही मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट, डेप, प्रॉफिट, वही डिबेंचर इश्यू करे 1 अप्रैल को, कुछ है ही नहीं, छोड़ दूं। और देखो गुडविल, इंटेंजिबल, बढ़ती है तो खरीदी, कम होती है तो रिटर्न ऑफ, और कुछ है क्या, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स बार बार आता है, एनपी में ऐड, लास्ट ईयर का साल पे, और देखो वही डिबेंचर, प्रॉफिट, बैंक ओडी, ये सबसे ज्यादा देखो, करंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों जुड़ के आते हैं, और ये दोनों जुड़ के आते हैं लास्ट में, सेम है सारा सा। मैं तो आपको बता रहा हूं खाली इसलिए कि देख लो क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं एग्जाम में। लो 1 सेकेंड, लो कैसा भयंकर आसान क्वेश्चन, देखो इधर, यार प्लीज चुप हो जाओ आराध्य प्लीज, ध्यान से सुनना, इधर देखना, देखो डेप्रीसिएशन दे रखा है मशीन का, बस तो मशीन का अकाउंट बना देना, उसका ओपनिंग क्लोजिंग दिखा देना, बाय डेप टू बैंक परचेस, खत्म। आएगा ही नहीं मतलब, ठीक है ना, तो बरोबर हो जाएगा। ओपनिंग कितना है 9, क्लोजिंग कितना है 8, और जैसे डेप लिखोगे 1 लाख का तो बरोबर हो जाएगा। अरे गांव के आदमी, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कितना है 9, डेप कितना 1, क्लोजिंग कितना 8, तो बरोबर हो गया ना। हाँ भाई साहब यही है दुनिया, गलत है तो ये बोल रहा है, सही बोल रहा है तो मैं। घर में होता है ना सब्जी वाले खाना बनाने वाली आती है, बोले आज तो खाना बहुत बड़ा है, बढ़िया बनाया मम्मी, मैंने बनाया मैंने, और जब खराब हो जाए काम वाली ने बनाया आज तो। ये दुनिया का उसूल है भाई, अच्छा तो अपना, बुरा तो बाजू वाले का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, खरीदे बेचे, इन्वेंट्री, टीआर, कैश, सबको पता है।
देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, कुछ नहीं, शेयर कैपिटल इश्यू करी, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट दे रखा है, कम हो रहा है तो लॉस, लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग में आती है पता है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, बस एक क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है ऊपर, उसको भी देख के खत्म करो। देखो भाई फिर वही पॉइंट, सबसे ज्यादा पॉइंट आते हैं बता रहा हूं बोर्ड्स में, मशीन और ये अक्यूमुलेटेड और ये मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट, उस पर डेप लगा चुके हो, बेचा तो करंट ईयर का डेप आ जाएगा अक्यूमुलेटेड में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, ये तो बहुत आसान है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का एनपी मेड, लास्ट ईयर का पे, और पेड मेड दे रखा है तो अकाउंट बना लेना। गुडविल, देखो गुडविल बढ़ती है तो खरीदी, कम होती है तो रिटर्न ऑफ, इन्वेंट्री, टीआर, कैश, मशीन, गुडविल, कुछ है ही नहीं सोचो। ये बात ध्यान रख लेना, पता है ये बड़ी भयंकर बात है, बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जितनी भी बोरोइंग होती है सब फाइनेंसिंग में आती है, ये भी फाइनेंसिंग में आएगा और ये भी फाइनेंसिंग में आएगा। और ट्रेड पेबल पता है प्रोविजन रिजर्व कैपिटल। और देखो देखो ये क्वेश्चन देखो, आप ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस बार एग्जाम में, छोटा आखिरी क्वेश्चन है बस, खत्म है, ध्यान से सुनना। ये बहुत छोटा है, बहुत क्वेश्चन किए अपन ने ऐसे। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखो आप, ये जो मशीन है ना और मुझे मशीन का अकाउंट बनाना है, नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो सिंगल बनाऊं कि डबल, अक्यूमुलेटेड है ही नहीं है मशीन में से कटा हुआ। अब देखो आप ध्यान से सुनना, बस आखिरी लास्ट, बता सकते हैं कोई मशीन का बैलेंस कितना है? कोई बोल सकते हैं मशीन का ओपनिंग कितना है और मशीन का क्लोजिंग कितना है? कोई बता सकते हैं? मशीन का ओपनिंग हमेशा मैं बार बार बोलता हूं, कसम खा लेना, लिख लेना ऊपर, नहीं तो घर पे आके रोते रहोगे जिंदगी भर। प्रीवियस ईयर करंट ईयर जरूर लिख लेना, कभी कभी पीवाई सीवाई दे देते हैं उल्टा करके। तो देखो मशीन आपकी 4 लाख 6 लाख, मशीन कितनी 4 लाख, और मशीन कितनी 4 लाख और 6 लाख। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लेना, भयंकर बच्चे गलती करते हैं ये चीजें। ओरिजिनल कॉस्ट 50, डेप 15, देखो मैं हमेशा लिखता हूं ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, उसमें डेप कितना लगा चुके हैं आप 15, तो बताओ बुक वैल्यू 35। अब अगर मैं आपको ये दोनों दे देता तो ओरिजिनल कॉस्ट आ जाती, अभी मैंने आपको ये दोनों दे रखे हैं तो बुक वैल्यू आ गई, और अगर मैं आपको ये दोनों दे देता तो डेप आ जाता। ये बात ध्यान रख लेना है, 3 चीजें, इनमें से एक चीज मिस हो, 2 दे रखी होती है। फिर सेलिंग प्राइस कितनी बताओ, बोलो 40,000, ओहो प्रॉफिट हो गया 5,000 का, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट हो गया, मजा आ गया। अब देखो आप सब ऊपर से देखो, मशीन की ओरिजिनल 50, इसका कभी कुछ नहीं होता क्योंकि ये 5-7 साल पहले खरीदी होगी तब पैसा दिया होगा, और इस मशीन पे मैं 15 का डेप लगा चुका हूं, मैं सिंगल अकाउंट बना रहा हूं, मतलब हर साल मैं डेप इसमें से काटता हूं, तो ये भी कटा हुआ होगा जो बिक्री है उसका ही पिछले साल का, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है मुझे। अब मैं इसको बेचूंगा 40 में और लॉस होगा प्रॉफिट होगा, तो बस मैं वही दिखाऊंगा खाली, बाय बैंक कितने में बेची, प्रॉफिट ऑन सेल कितना, कोई बता दो और इसको बंद करोगे ना आप, दे रखा है करंट ईयर का, दिखा दो, डेप्रिसिएशन करंट ईयर का आएगा इसमें, और ये परचेज आएगी बैलेंसिंग फिगर। देख लो आंखें खोल के, जब सिंगल अकाउंट बनता है तो उसमें जो मशीन बिकती है उसके डेप का कुछ नहीं होता, वो कटा होता है ऑलरेडी, करंट ईयर का डेप आता है, डेप टू मशीन। और जब दोनों अकाउंट बनते हैं तो ये 1.5 लाख अक्यूमुलेटेड से मशीन में ट्रांसफर होता है, करंट ईयर का नीचे आता है, रट के चले जाना इस पॉइंट को, 1 करोड़% आपको एग्जाम में पॉइंट मिलेगा अगर पूरा क्वेश्चन आया तो। और देखो देखो ये भी अच्छा सा पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मीको लिमिटेड, देखो इन्वेस्टमेंट आपके 8 लाख से 18 लाख हो गए तो खरीदे होंगे, परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, और सुनो 9%, देखो क्या लिखा हुआ है, 9% डिविडेंड रिसीव फ्रॉम मीको लिमिटेड, डिविडेंड मिला मुझे तो किस पे मिलेगा, 8 लाख पे 18, बता नहीं रखा आपने और कब खरीदे, तो साल के एंड में, तो 8 लाख पे निकाल लेना 9%, 72,000 इन्वेस्टिंग में आएगा, एनपी में से माइनस होगा। और ये और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 से कितने हो गए, इसको भी दिखा देना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस 10 लाख, और इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 5 लाख का 12%, 5 नीचे बता रखा है कुछ, 5 से 1.5
5 लाख से 1.5 लाख हो रहे हैं तो बेचे होंगे, इन्वेस्टिंग में दिखा देना। और ब्याज जो आएगा वो 5 लाख का 12%। बेचे कब? साल के एंड में। खरीदे कब? साल के एंड में। कुछ लिखा नहीं होता तो ओपनिंग पे इंटरेस्ट निकल जाता है। देखो अब ओहो, ये देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस तरीके का जो मैं आपको बोल रहा हूं। देखो इस बार देख लो, ध्यान से देख लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, आपको मिल सकता है क्वेश्चन, और ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखो इधर नीचे देखो, नीचे पहला पॉइंट। ओहो देखो, मशीन का तो ना मैं करूंगा ही नहीं, बहुत हो गया। ये वही मशीन अक्यूमुलेटेड, और ये एक मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट उसको बेचा 30,000 के प्रॉफिट पे, और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन ड्यूरिंग द ईयर। आधे बच्चे खत्म, आधे बच्चे खत्म हो जाते हैं इसमें। इसमें करंट ईयर का डेप दे रखा है ना, तो जो मशीन बिकेगी ना उसके ऊपर आप कितना लगा चुके हो वो अक्यूमुलेटेड का बैलेंस आएगा, वो जाएगा ऊपर। फिर ओरिजिनल कॉस्ट में से वो काट के उसको कितने में बेचा, कितने का लॉस करूं। समझ गए? और देखो ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, तो बचा ही नहीं कुछ। डिबेंचर आपके, डिबेंचर 50 लाख से भाई 30 लाख हो गए, तो रिडम्पशन फाइनेंसिंग में माइनस, और इंटरेस्ट दिया आपने, लो इंटरेस्ट तो उसने दे ही रखा है, बात ही खत्म, दिखा देना फाइनेंसिंग में। डिविडेंड पे किया इक्विटी को, तो सबको आते हैं फाइनेंसिंग में माइनस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। इंटरेस्ट पे किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। और देखो डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखो डिबेंचर्स 50 से कितने हो रहे हैं, 30, तो डिबेंचर्स को कितने रुपए दिया आपने, और नीचे लिखा है 10% प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा पैसा दिया, तो प्लस हो जाएगा इसमें 2 लाख, और ये 20 और 2 कितना आ जाएगा, 22 लाख फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। और ये 2 लाख का लॉस एनपी में ऐड करूं कि नहीं करूं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। बताओ। अच्छा, अगर आपने इसके लिए पहले से प्रोविजन बना रखा है, पिछले साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दे रखा होगा 20 लाख, और वो 20 लाख से जीरो हो रहा होगा, 20 लाख से नील, मतलब आपने पहले से बना रखा है, और बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, तो आपको इसको इस साल पीएनएल में डालना पड़ेगा, तो एनपी में ऐड करना पड़ेगा। 2 लाख से नील हो सकता है, 4 लाख से 2 लाख हो सकता है, 4 लाख से 2 लाख मतलब वहां से सेट हो गया, 2 लाख से नील मतलब वहां सेट हो गया। जोर से बोलो। होता है ना, तो इश्यू के टाइम पे एंट्री होती है LOI टू POR। मैं बोलूं ओ प्रभु, पहले से होता है ना डिसाइड, तो इश्यू के टाइम पे क्या एंट्री होती है, LOI टू, तो वो POR लायबिलिटी में होता है। अब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में POR है ही नहीं, मतलब मैंने इसके लिए इश्यू पे कोई एंट्री नहीं करी होगी, तो अब मुझे उस लॉस को पीएनएल में डालना पड़ेगा, पहले नहीं डाला। और पहले एंट्री करी होगी तो पिछले साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में POR दिखेगा आपको, बहुत कम हो रहा होगा बैलेंस शीट में, और नहीं है बैलेंस शीट में मतलब आपने उस लॉस को इसी साल पीएनएल में डाल के खत्म किया होगा, तो एनपी में ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर, प्रेफरेंस का एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन डिसाइड होते हैं सबके लिए, एक ही बात है, बैलेंस शीट में देख लेना लास्ट ईयर में है क्या, नहीं मतलब इस साल एनपी में। बोलो डिविडेंड ऊपर एनपी में ऐड होगा सर, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स नोट में ऐड होगा 100%, और डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे फाइनेंसिंग में दिखा देना, लॉस को एनपी में ऐड कर देना, और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है फाइनेंसिंग में दिखा देना, और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट तो दे ही रखा है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आने की उम्मीद समझो आप ज्यादा है इस बार, थोड़ी छोटा क्वेश्चन। देखो फिर वही रे, इनको शर्म नहीं आती सीबीएसई वालों को, देखो फिर वही मशीन, फिर वही अक्यूमुलेटेड, और नीचे कुछ लिखते और नहीं है। सोचो मशीन बढ़ रही है तो खरीदी होगी, अक्यूमुलेटेड बढ़ रहा है तो करंट ईयर का डेप एनपी में ऐड, और ज्यादा इनको जोश आता है तो नीचे टैक्स पेड, टैक्स मेड खत्म, इतनी है इनकी। और या फिर ये लिख देते हैं इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, और या फिर नीचे प्रपोज डिविडेंड दे देते हैं, या फिर एक ब्याज का पॉइंट दे देते हैं, खत्म, इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है। देखो मतलब पूरा इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ऑलमोस्ट खत्म है सारा। अब इधर सुन लो, अरे प्रभु पावले हो क्या, तो क्या खड़े होके नाचोगे क्या, यहाँ पीछे क्यों देख रहे थे, सुन लेना ध्यान से। देखो सबसे ज्यादा मोटा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपने इक्विटी शेयर इशू करे 10 लाख के, और अगर क्वेश्चन में लिखा हो प्रीमियम पे इशू करें, तो प्रीमियम यहां मिलके कितना हो जाएगा, ये
11 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम। और कभी कभी नीचे लिखा नहीं होता बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस चुपचाप बढ़ रहा होता है, तो देख के समझ जाना। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर करंट ईयर 10 लाख से कितनी हो गई 20 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख से कितना हो गया, तो ये कितना इंक्रीज हो रहे हैं और ये कितना इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये दोनों मिलके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। और कहीं कुछ नहीं होता इसका, ये एसपी कभी भी एनपी से माइनस नहीं होता, क्योंकि एसपी कभी भी पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होता। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी कम हो रही है, सपोज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में कितनी थी 20 लाख, इस साल कितनी हो गई 15 लाख, मतलब रिडम्पशन किया 5 लाख का, तो यहाँ पे माइनस कर देना फाइनेंसिंग में, आसान है ना। और कभी लिखा हो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो यहाँ जोड़ के दिखा देना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये जो लॉस होता है ना, ये जाता है पीएनएल में, ये एनपी में ऐड होता है, इसको आपको एनपी में ऐड करना पड़ेगा। और डिबेंचर इशू करे आपने, सोचो डिबेंचर्स आपके 10 लाख से कितने हो रहे हैं पता है 15 लाख, तो कितने के इशू करे, पैसा आएगा 5 लाख। और कभी कभी लिखा होता है डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करे, 50,000 रुपया कम लिया तो 4.5 दिखा देना, और ये जो डिस्काउंट पे इशू करोगे ये भी तो आपका लॉस है, पीएनएल में जाता है, एनपी में ऐड करना पड़ेगा। इस डिस्काउंट को अगर आपने कोई एसपी से एडजस्ट कर लिया तो मत करना, और नहीं तो पीएनएल में जाता है ये 3 मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्ड टू हार्ड पेपर आए तो। और इसमें क्या आता है पता है, इंटरिम डिविडेंड, सबसे मोटा ध्यान रखने का, क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, बस, और कुछ लिखा हुआ नहीं है। और पता है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, 10 लाख से कितनी 12 लाख। इंटरिम पता है किसको देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, नॉट टू प्रेफरेंस, इक्विटी को देते हैं खाली। अब इक्विटी को दे रहे हो ना आप, तो आपको प्रेफरेंस को भी देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का 12% प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, कितना 1,20,000 देना पड़ेगा आपको प्रेफरेंस को। अगर प्रपोज डिविडेंड दे रखा है तो प्रपोज में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का होता है। अगर नीचे लिखा है कि प्रपोज खाली इक्विटी का है दो, तो प्रेफरेंस को भी देना पड़ेगा। खाली प्रपोज लिखा होता है तो दोनों का माना जाता है। अब नीचे लिखा है प्रपोज इक्विटी पिछले साल का, तो 2 इक्विटी को, और अगर प्रेफरेंस है तो उनको भी देना पड़ेगा उससे पहले। अगर आप इंटरिम दे रहे हो इक्विटी को या प्रपोज इक्विटी को दे रहे हो तो उससे पहले प्रेफरेंस को देना पड़ेगा, अगर वो है तो लास्ट ईयर का। और अगर ऐसा लिखा है प्रपोज डिविडेंड बस, ऐसा नहीं लिखा इक्विटी, तो माना जाता है वो दोनों का होगा, फिर वो सीधा आ जाएगा। और कोई बता सकते हैं, कोई जो प्रपोज डिविडेंड होता है ना प्रीवियस ईयर वाला, वो हम इस साल पे करते दिखाते हैं इधर, उसमें से माइनस अनक्लेम डिविडेंड करंट ईयर का और प्लस प्रीवियस ईयर का अनक्लेम डिविडेंड अगर हो तो। अब आप सोचे पॉइंट आ सकते हैं क्या, अभी आपने 14 क्वेश्चन करे सीबीएसई के, तब इतना इनकी हिम्मत ही नहीं दे देगा, खुद ही घबरा जाएंगे। और एक यहां पर क्या आता है ध्यान है आपको, इंटरेस्ट ऑन, एक क्या आता है यहां पर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। और मन में आ जाए उसके सीबीएसई में पेपर बनाने वाले इस बार तो बस बच्चों की बैंड बजा के छोड़ूंगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, तो इसमें क्या दे सकता है वो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और सोचो और लो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लास्ट ईयर का भी दे दूं 1,000, करंट ईयर का 1,500, तो आपका जो भी इंटरेस्ट होगा ना, जैसे मान लो 10,000 तो इसमें माइनस होगा 1,500 आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का और प्लस होगा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, तो कितना हो जाएगा बताओ। आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, आपका टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर कितना आ रहा है 10,000 का, आपने निकाल ली कैलकुलेटर 10,000, बोले भाई 10 में से 1,500 तो आउटस्टैंडिंग है, तो 8.5, वो बोले यार एक पहले का बाकी था वो, तो आपने कितना पे किया होगा 9.5, एनपी में ये ऐड होगा पूरा की पूरा 10,000। ये मतलब बड़े असंभव सी बातें हैं सब आना, बहुत ही ज्यादा। तो सीमा ये, एक सेकंड रुको, मतलब मुझे लगता है बस मोटा मोटा यही है करीब करीब, और वो मशीन बनाना, इन्वेस्टमेंट्स की इनकम्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस और रिफंड ऑफ टैक्स, तब मोटा मोटा इसके बाहर से आना बहुत मुश्किल है। 1 मिनट रुको।